तो हाँ, आज हम स्टार्ट करते हैं भाई। ये दो टॉपिक जो क्लास 10th के लेवल पे सबसे ज़्यादा टफ अपीयर होते हैं। वैसे तो 10th के सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो टफ अपीयर होती हैं फिज़िक्स में, पर कहीं से तो स्टार्ट करना है। थ्योरेटिकली अगर बात करें, थ्योरी के हिसाब से बात करें, तो मैं इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट कर लेता हूँ। बेसिकली मैं क्लासेस वाइज इन चीज़ों को नहीं देख रहा हूँ, मैं एक कंबाइंड फॉर्म में चीज़ों को देखता हूँ। पर क्योंकि आप बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैं ये सारे टास्क कर रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और दिसंबर का मंथ वैसे चल रहा है फैब में, या फैब स्टार्ट या जैन एंड तक आपके एग्ज़ाम्स होने हैं, तो मैं टू द पॉइंट ही चीज़ों को रखूँगा आप लोगों के लिए, आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोनों को एक साथ लेंगे। दो टॉपिक है हमारे पास। एक तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है, और दूसरा हम इसी के साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे। मैं सेपरेटली नहीं डिस्कस करूंगा, इसी के साथ ही हम कंबाइन कर देंगे इसी के मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेरे पढ़ाने के दो व्यूज रहेंगे। एक व्यू रहेगा कि आप अपने आसपास की नेचुरल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को पढ़ें, और दूसरा रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले समझ लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने के लिए आपके पास यहाँ आपके पास बुक्स अवेलेबल है। आपकी बुक्स के अंदर बहुत सारी थ्योरीज हैं, क्वेश्चन से आप उनकी प्रैक्टिस करना। जहाँ प्रॉब्लम आएगी वो डाउट्स मेरे साथ शेयर कर लेना, मैं आपके साथ आपके डाउट्स को सॉल्व करता रहूँगा। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे हम। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट पे फोकस करते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर सिलेबस, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आपके 5 टॉपिक्स रहने वाले हैं। सबसे पहला तो ये कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। जब आप इलेक्ट्रिक करंट को समझ जाएंगे तो इसके बाद एक आपको समझाया गया है ओम्स लॉ। इसी ओम्स लॉ के अंदर एक टॉपिक आएगा जिसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। थोड़ा सा अलग टॉपिक आ जाएगा। फिर करंट के ही इफेक्ट हैं, करंट क्या क्या हमारे लिए काम कर सकता है, किस किस तरह से उसका इफेक्ट हमें नजर आता है, तो उसका हीटिंग इफेक्ट। और लास्ट में एक 5th पॉइंट आएगा पावर का। तो ये 5 चीजें रहने वाली हैं। इन 5 चीजों पे हम अपना डिस्कशंस करने वाले हैं आज। इसको एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ। याद रखना ये करंट के साथ ही रिलेटेड है, और कैसे रिलेटेड है वो भी हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। देखो, वैसे तो इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करना है हमें, और करंट को समझने के लिए भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर समझना बड़ा जरूरी है। ये बेस है भाई, जो इस बेस को समझ गया उसके बाद 20 मिनट का खेल है इलेक्ट्रिक करंट। आपको सिर्फ ये बेस समझना है। बेस है क्या, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में आना है या रियल लाइफ में आना है, थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ जाना है। और केमिस्ट्री की तरफ जाते जाते मेरा एक टॉपिक होता है चार्ज का। देखो, चार्ज को डिफाइन करना है। वैसे तो चार्ज की कोई ऐसी अल्टीमेट डेफिनेशन है नहीं, पर फिर भी चार्ज को समझना है। तो चार्ज को समझने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं, बस इतना याद रखें कि एक
बेसिक सी क्वांटिटी है, वन ऑफ द बेसिक क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से पूरा यूनिवर्स बना है। सिंपल वे में समझ लीजिए, बस इतना एक बार के लिए याद रखना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि एक सिंपल सी क्वांटिटी है जो इस पूरे यूनिवर्स के क्रिएशन का बेस है, यानी सारी की सारी चीजें चार्ज से मिलकर बनी। और चीजें बनी कैसे हैं ये समझ लीजिए जरा। देखो, चीजें बनी है एटम से। एटम, एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलेगा, दूसरा एटम सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ इकट्ठे होंगे तो वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स एक साथ इकट्ठे होंगे तो वो पूरा एक सबस्टांस बना देंगे। ठीक है, जैसे सीधी सी बात है, जैसे मैं एटम से ही बात कर लेता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करके मैं सीधा सीधा बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आयरन से बात करता हूँ। मैंने एक सबस्टांस उठाया आयरन। आयरन को आप ऊपर से देख रहे हैं, जैसे सपोज अगर मान करके चलो कि ये लोहे का एक रोड है, अगर मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर जा करके देखूं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में मेरे पास कुछ इस तरह से नजर आएगा। आयरन की मैं इसको पीस बाय पीस करता चलूंगा तो ये ऐसे नजर आएगा कि जैसे सपोज एक एटम है, दूसरा एटम है, इसके साथ थर्ड एटम, फोर्थ एटम, सिक्स्थ एटम, सेम वे में ऐसे एटम्स करते हुए जाएंगे। बहुत सारे एटम्स एक साथ मिलेंगे और ये सारे के सारे एटम मिलकर के आपको बाहर जो आयरन की रोड है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। बहुत स्मॉल होते हैं, देखने में थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। तो अब ये एटम भी कैसे मिलकर बने होते हैं? ये एटम जो होता है, कोई भी एक एटम, बेसिक से भाई ये समझ आ जाएगा तो कंप्लीट आप समझ पाओगे। एक एटम जो होता है वो तीन बेसिक क्वांटिटी से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तीनों का अपना सिग्निफिकेंस है, पर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक में न्यूट्रॉन्स का इफेक्ट नहीं है, तो हम न्यूट्रॉन्स को ज्यादा से डिस्कस नहीं करेंगे, न्यूट्रॉन्स की हम ज्यादा सी बात नहीं करेंगे। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। ठीक है, होता क्या है कि एटम इस तरह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह इकट्ठे होते हैं, बहुत छोटी सी जगह, बहुत छोटी सी जगह में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठा होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा पढ़ा होगा, पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं कि ये एक इस तरह के एटम का स्ट्रक्चर होता है। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम एक साथ आते हैं, बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और आगे फिर से ऐसे ही एटम है, आगे अगला एटम रखा, आगे अगला एटम रखा, ट्रिलियंस मींस हैवी नंबर ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम्स एक साथ ऐसे इकट्ठा होते हैं तो हमारे पास बनता है एक मटेरियल। वो मटेरियल आप उसको जो भी कहना चाहे, कॉपर एक मटेरियल होता है, आयरन मटेरियल है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, कार्बन है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के एटम्स होते हैं और हर एटम मिलकर के एक मटेरियल बना देते हैं। तो हर मटेरियल एटम से मिलकर बना है। एटम मिलकर बना है किससे? एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे हम ज्यादा सा डिस्कस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन को एक बार छोड़ देते हैं। कमाल की बात यह है बच्चा, कमाल की बात यह है
कि जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होता है किसी भी एटम में। इसका मतलब क्या है कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन रखे हैं हमारे पास तो प्रोटॉन भी नॉर्मली 10 ही होते हैं। हालांकि इस सिचुएशन में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इस सिचुएशन में अप एंड डाउन्स हो सकते हैं। अप एंड डाउन्स का मतलब क्या है वो हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम की। एक एग्जांपल से मैं बात करूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसका हमारे टॉपिक के साथ ज्यादा सा कोई लेना देना है नहीं। तो है भी और नहीं भी है, इसलिए क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं इसलिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। सो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, और एटॉमिक नंबर 13 होने का मतलब ये है कि अगर मैं ये मान लूं कि अभी तक कोई भी एक्सचेंजेज नहीं हुए हैं, एक्सचेंजेस का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आया, कोई भी प्रोटॉन बाहर नहीं गया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अंदर या बाहर नहीं गए, तो एल्यूमिनियम की सिचुएशन कुछ ऐसी रहती है कि इसमें 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, 13 ही प्रोटॉन होंगे, और इसमें आई थिंक 14 न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि मुझे अभी न्यूट्रॉन का डिस्कशन नहीं करना तो मैं इसको छोड़ देता हूं, मैं इसको एक बार के लिए छोड़ देता हूं, न्यूट्रॉन का मुझे डिस्कशन नहीं करना। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहता है, 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, सेकंड में 8, और तीसरी सेल जिसको एम सेल भी कह देते हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। बेसिक सा मतलब ये है 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो इसको कहते हैं न्यूट्रल स्टेट ऑफ एटम। न्यूट्रल स्टेट ऑफ एटम का मतलब ये है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना ही इस पे नेगेटिव चार्ज है। रीजन भी 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है ना भाई, उतना ही चार्ज एक प्रोटॉन पे होता है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, सेम होता है। होता कितना है 1.6 into 10 raised to the power minus 19 गुलाम। फर्क कितना है, इलेक्ट्रॉन पे लिखोगे तो इसको माइनस लिख दो, प्रोटॉन पे लिखोगे तो इसी को प्लस साइन के साथ लिख दो, तो टोटल निकालोगे ना, क्योंकि 13 इलेक्ट्रॉन है 13 प्रोटॉन है, टोटल चार्ज 0 रहेगा। दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल स्टेट। अब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना वो सारा का सारा इस चार्ज का खेल है, सारा का सारा इस चार्ज का खेल है। जो इस चार्ज को समझ जाएगा वो समझ जाएगा। अब मैं इन इलेक्ट्रॉन्स पे बात करता हूं। देखो प्रोटॉन्स की बात भी मैं अब नहीं करूंगा, प्रोटॉन्स की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि प्रोटॉन्स अंदर बाहर नहीं हो सकते। जैसे ये एक एटम है, किसी एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स ना तो मैं अंदर डाल सकता हूं ना ही मैं बाहर डाल सकता हूं नॉर्मल सिचुएशंस में। कुछ डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जहां हम इनके साथ छेड़खानी कर सकते हैं, कम ज्यादा कर भी सकते हैं, पर उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इतनी एनर्जी नॉर्मल कंडीशंस में जनरेट करना पॉसिबल नहीं है, तो इनके साथ छेड़खानियां नहीं की जा सकती। इसके साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी ना तो मैं सिंपल भाषा में समझिए, ना तो मैं इसमें प्रोटॉन बढ़ा सकता हूं ना ही मैं इसमें से प्रोटॉन घटा सकता हूं। मतलब ये कि अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन रहेंगे 13 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम से पहले क्या आता है, सोडियम, हाँ सोडियम 11 पे 12 पे मैग्नीशियम, 12 पे मैग्नीशियम, यानी अगर मैग्नीशियम होता तो यहाँ 12 प्रोटॉन होते, 12 ही रहते। सोडियम होता तो यहाँ 11 प्रोटॉन होते, 11 ही रहेंगे। पर हाँ इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी कौन से, ये जो लास्ट सेल के जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना 1 2 3, ये लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब कम कैसे हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके बाहर जा सकते हैं,
ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके बाहर जा सकते हैं। सपोज करो मैंने तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो अब इसमें प्रोटॉन कितने रहे? 1 2 3, तीनों गायब हो गए। टोटल काउंट करोगे तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 10। टोटल 13 इलेक्ट्रॉन थे, 10 चले गए। तो अब इस पे टोटल चार्ज कितना है? इस पे प्लस, इस पे माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो पॉजिटिव चार्ज, अंदर आ गए तो नेगेटिव चार्ज। इन्हीं चार्जेस के खेल से हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनता है। हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट बनता है वो इन्हीं चार्जेस का खेल है। अब जरा सुनिए, इतनी बात समझ में आ रही होगी कि चार्जेस, इतना एक बात याद रखना कि चार्जेस के खेल से हमारा करंट बनता है। दो बातें मैंने आपको बताई कुल मिला के, जो आपको समझनी है। कुल मिला के जो दो बातें आपको समझनी है उनमें से एक बात ये है, ब्रीफली अगर मैं रिवाइज करवाऊं आपको, पहली बात, एवरी सिस्टम, हर एक सिस्टम या मटेरियल, सिस्टम कहना तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा, मटेरियल कहना ज्यादा बेटर रहेगा, दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स। और एटम्स बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इज दैट क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन्स की मैंने बात की। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम के अंदर भी जा सकते हैं, कैन एंटर एटम। और प्रोटॉन्स जो होते हैं, सॉरी प्रोटॉन्स का डिस्कस नहीं करेंगे, प्रोटॉन्स बाहर नहीं निकाल सकते, कैन एग्जिट एटम। इलेक्ट्रॉन्स अंदर भी जा सकते हैं एटम के, और एटम से बाहर भी जा सकते हैं। अगर अंदर चले गए तो हम इसको कहते हैं, जो नई स्ट्रक्चर बनेगी उसको कहते हैं आयन, नेगेटिव चार्ज आयन। और अगर बाहर चले गए तो इसको कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। इज दैट क्लियर? ऐसा होता क्यों, मैं आपको बता देता हूं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आउटर सेल होती है ना, आउटर सेल वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करती है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। डुप्लेट रूल होता है कि लास्ट फर्स्ट सेल है तो 2 होने चाहिए, सेकंड है तो 8 होने चाहिए, थर्ड है तो उसमें 8 होने चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर 4 से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं, 4 से ज्यादा है तो एंटर कर जाते हैं, समथिंग लाइक दैट आपने पढ़ा होगा। तो अब अगर मैं आता हूं, अब मैं आपको एक अपनी रियल लाइफ स्टोरी पे ले चलता हूं कि करंट क्या होता है, करंट का और चार्जेस का क्या होता है। करंट किसको कहते हैं? देखो, इलेक्ट्रिक करंट क्या है मेरे पास, सिंपल सी डेफिनेशन है भाई। मैं आपको बहुत तरह से 3 या 4 एग्जांपल्स की हेल्प से समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। जब चार्ज फ्लो करने लगता है, चार्ज स्टार्ट्स फ्लोइंग, जब चार्ज फ्लो करना, एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं भी नहीं लिख रहा हूं, चार्ज चलना शुरू कर देता है, तो चलता हुआ चार्ज क्या बनाता है हमारे पास? इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। अब देखो चार्ज होता कहां पर है, हमने पहले अभी अभी बात की, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में कहूं तो सीधी सी बात ये है बेटा कि इलेक्ट्रॉन यहां रखा है। फॉर एग्जांपल, मैं एक बार के लिए ऐसा अज्यूम करो कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता हूं और इलेक्ट्रॉन यहां पे रखा है, चल नहीं रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन चलने लगा, यहां से चला और ऐसे चलने लगा, इसका मतलब करंट है। सिंपल सा लॉजिक है, चलता हुआ चार्ज करंट बना रहा है। सेम वे में मैंने एक प्रोटॉन निकाला, प्रोटॉन यहां रखा है, ठीक है, रखा है, करंट नहीं है, रेस्ट पे है, करंट नहीं है, प्रोटॉन चल रहा है, द प्रोटॉन इज मूविंग, अब इसमें करंट है, इसी को करंट कहते हैं, और करंट कुछ नहीं है, चलता हुआ चार्ज ही हमारे पास क्या है? करंट है। अब चार्ज की 2 बेसिक फॉर्म तो आपने पढ़ ही ली है,
एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, सबसे बेसिक चार्जेस है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तीसरी फॉर्म और भी हो सकती है आयन की फॉर्म में। आयन की फॉर्म में कैसे, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम अगर आपके पास इस स्टेट में है, एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 13 प्रोटॉन्स होते हैं। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 13 प्रोटॉन्स होते हैं, तो टोटल चार्ज इस पे कितना है? इसमें 14 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, पर न्यूट्रॉन्स मैं बार बार इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि हमारा न्यूट्रॉन्स के साथ इस चैप्टर में कोई लेना देना नहीं है, न्यूट्रॉन ज्यादा इफेक्ट जनरेट नहीं करे। टोटल कितना चार्ज होगा? 0। रीजन 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे है, टोटल चार्ज हमारे पास बनेगा 0, और 0 का मतलब न्यूट्रल, इसको कहते हैं न्यूट्रल एटम। ठीक है। अब एल्यूमिनियम की टेंडेंसी ये है कि एल्यूमिनियम के जो आखिरी के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं वो हम फिर कभी बात करेंगे। या एल्यूमिनियम की स्ट्रक्चर आपको अगर फिर से याद दिलाऊं तो कुछ इस तरह से 13 इलेक्ट्रॉन्स 13 प्रोटॉन्स, इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, सेकंड में 8, सेकंड में 8 और थर्ड में 2 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो एल्यूमिनियम के अंदर, एल्यूमिनियम नहीं, कोई भी मेटल उठा लेना, मेटल के अंदर ये आखिरी 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। आखिरी सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स किसमें? मेटल्स में। मेटल आप कोई भी उठा लेना, ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है। मेटल के अंदर लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स वो फ्री होते हैं। फ्री का मतलब क्या है वो आपको थोड़ा सा आगे जाके समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतना समझो कि ये तीनों फ्री होते हैं। फ्री का मतलब ये है कि ये जो है ना, ये कभी भी यहां से छोड़ करके भाग सकते हैं, अंदर वाले नहीं भाग सकते। ये दोनों यहीं पे रहेंगे। ये जो एल्यूमिनियम है इनको पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा? प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये क्लोज है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, ये थोड़ा सा दूर है इसलिए अट्रैक्शन कम है। सिंपल सी लैंग्वेज में एक बार समझ लो, लॉजिक बहुत डिफरेंट है इस चीज का कि ऐसा क्यों होता है। बहुत सारी इक्वेशंस है, मैथमेटिकल इक्वेशंस है, कितनी एनर्जी है कितनी नहीं है, तो एनर्जी पे डिपेंड करते हुए बहुत लंबा प्रोसेस है। तो आप सिंपल वे में समझिए कि 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तीनों दूर हैं इनके कंपैरिजन में, इसलिए इजीली ये इनको जाने नहीं देंगे, या इनके बीच का अट्रैक्शन कम है तो ये इजीली बाहर चले जाएंगे। इसलिए ये फ्री, यानी ये जा सकते हैं, इनको किसी ने पकड़ नहीं रखा, ये चाहे तो बाहर जा सकते हैं। सपोज करो तीनों ही बाहर चले गए, तीनों ही बाहर चले गए, तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, इस पे प्लस, तो टोटल कितना बनेगा? प्लस 3 चार्ज आ जाएगा। सो अब जो ये बना, ये क्या बन गया मेरे पास? आयन। यानी चार्ज की तीसरी फॉर्म क्या हो सकती है? आयन, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव आयन का मतलब ये है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। नेगेटिव आयन का मतलब ये है कि किसी एटम के अंदर आ गए। सीधी सीधी बात करूं, सीधी सीधी बात की जाए बच्चे, तो बात ये बनी है, सुनना ध्यान से। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट है। प्रोटॉन आगे चल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट है। अगर एल्यूमिनियम इस स्टेट में चल रहा है, 13 के 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये एल्यूमिनियम का एटम आगे की तरफ चल रहा है, करंट 0 है, क्योंकि इसमें टोटल चार्ज कितना है? 0। टोटल चार्ज इसमें कितना रहेगा? 0, क्योंकि 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन। लेकिन अगर अब ये ऐसे होकर के भाग रहे हैं, ये वाला एल्यूमिनियम भाग रहे हैं, हटाइए इसको, इसमें क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है 13 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है और 13 प्रोटॉन है। अब इसके ऊपर +3 चार्ज है। अब अगर ये एल्यूमिनियम आगे की तरफ भाग रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट है।
कुल मिला के अगर आपसे मैं बात करूं, कुल मिला के एक लाइन में अगर मुझे सारांश आपको बताना हो तो सारांश ये बनता है भाई कि अगर करंट चल रहा है, सॉरी, अगर चार्ज चल रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं चल रहा है तो करंट नहीं बन रहा है। और चार्ज किस किस फॉर्म में चल सकता है? चार्ज 3 फॉर्म्स में चल सकता है। पहला पहला जरा ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन चल रहे हो, दूसरा प्रोटॉन चल रहे हो, और तीसरा आयन चल रहे हो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इनका चलना ही हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है। और इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है भाई, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है भाई, आप टोटल चार्ज कैलकुलेट करो, टोटल मूविंग चार्ज, टोटल चार्ज कितना चल रहा है, और उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम टेकन से, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। इसी को कहा जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये बेसिक्स था थोड़ा सा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आता हूं। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा आते हैं। जैसे एक बार के लिए अज्यूम करो कि ये मेरे पास कॉपर की एक रोड है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट पे आता हूं जो हम अपनी बुक्स में पढ़ने वाले हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का जो ये कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था वो क्या है, वो हम अभी अपनी बुक में पढ़ने वाले हैं। देखो अभी अभी हमने देखा कि मेरे पास एक एटम है, और एटम में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स। वैसे तो देखो इलेक्ट्रॉन के कोई टाइप नहीं होते हैं, पर मैं 2 तरह के मान लेता हूं। एटम में मैंने 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स माने हैं, ठीक है। एक तो वो इलेक्ट्रॉन है जो बाउंड है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरे मैंने वो इलेक्ट्रॉन कहे हैं जो कि मेरे कौन से इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे एल्यूमिनियम का एग्जांपल है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एक बात बता देता हूं, ये अगर होंगे तो लास्ट सेल में मिलेंगे, जो बाहर की सेल होगी ना, आउटर सेल, आउटर सेल में आपको मिलेंगे। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि वो चलने के लिए फ्री होती है। यानी बेसिक्स की बात समझे तो ये समझना जरा। जैसे सपोज करो मैं इसको कॉपर की जगह एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम का ले लेता हूं कि यहां मेरे पास मैग्नीशियम का एक एटम रखा है, ये इसका न्यूक्लियस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। बड़ा नहीं बना सकता भाई, मैं बड़ा बनाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ा सा। ये दूसरा एटम है, तीसरा एटम, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये बीच में जो डॉट है, अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से, क्योंकि मैं मैग्नीशियम की बात कर रहा हूँ तो मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, क्योंकि मैग्नीशियम में टोटल 12 रहेंगे, और तीसरे सेल में मेरे पास फिर से कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मैंने डॉट दिखाया, डॉट मैंने इस वाले पोर्शन को दिखाया, बाकी बाहर जो वो ये वाला पोर्शन है। अब जरा देखो, ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे, यानी अगर मैं एक रोड उठा लूं किसकी, मैग्नीशियम की, सपोज ये मेरे पास मैग्नीशियम का एक रोड है, तो इसमें इसी तरह से मैग्नीशियम के बहुत सारे एटम्स मिलेंगे। अब ये वाले जो हैं जिनको मैं थोड़ा सा डार्क करके दिखा रहा हूं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर है, और अंदर होने का मतलब ये कि इनको टाइटली पकड़ रखा है। टाइटली का मतलब कुछ भी हो जाए इनको छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन ये बचे बाहर वाले दो, ये दो भाई साहब ऐसे हैं, ये घूमते रहते हैं। आपको मैं नॉर्मली बताऊं एक्चुअल में क्या होता है, बोलने को तो ऐसा आता है कि ये यहां है, पर यहां क्या होता है कि जैसे इसके लास्ट के 2 हैं, इसके लास्ट के 2 हैं, इसके लास्ट के 2 हैं, ये चक्कर मतलब ऐसे घूमते रहते हैं। जैसे इसके 2 हैं वो यहां पड़े होंगे, इसके 2 हैं वो कहीं ऐसे पड़े होंगे, इसके लास्ट वाले 2 यहां होंगे।
कहने का मतलब ये कि ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन, आप ये बता पाओगे, जैसे आप बता दोगे कि जैसे इसके अंदर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, आप बता दोगे कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का है। ये जो लास्ट वाले दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये आप बता ही नहीं सकते कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से एटम का। वजह क्या है, ये ऐसे चलते रहते हैं। जैसे आगे इसका एक और एटम पड़ा, ऐसे बना देता हूं मैं अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये लास्ट से, तो ये ऐसे चलते रहते भाई साहब। इसका मन किया तो यहां पहुंच गया, इस वाले का मन किया यहां पहुंच गया, इस वाले का मन किया आगे वाले एटम के पास पहुंच गया। इसलिए इनको फ्री कहेंगे। इनको आप बता ही नहीं सकते कि ये इस वाले एटम का या इस वाले एटम का। जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेगा, हमें पता है इस वाले एटम का, लेकिन जो ये तो बाहर वाले ना घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इससे निकला इसमें, इससे निकला इसमें, इससे निकला इसमें, इस तरह से रेंडमली चक्कर लगाते रहते हैं। तो कुल मिला के बात करूं तो अंदर वाले छोड़ दो, जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको छोड़ दो, बाकी जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बाकी जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूं ही कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। जैसे इधर वाला इधर घूम रहा है, इधर वाला ये ऐसे चक्कर लगा रहा है, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, अंदर ही अंदर चल रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन से इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मेटल्स में ही मिलेंगे, याद रखना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में ही मिलेंगे, नॉन मेटल्स में या मेटलॉइड्स में नहीं मिलेंगे। सेमीकंडक्टर्स में कुछ मिल सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स में कुछ मिल सकते हैं, पर हमारा यहाँ डिस्कशन नहीं है। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, घूम रहे हैं, अंदर ही अंदर घूम रहे हैं। तो अगर ये अंदर ही अंदर चल रहे हैं तो अंदर ही अंदर करंट भी बना रहे हैं, लेकिन वो करंट हमें बाहर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अंदर ही अंदर बन रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में बन रहे हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन कोई इधर भाग रहा है तो दूसरा इधर भाग रहा है, तीसरा इधर भाग रहा है, चौथा इधर भाग रहा है। तो इसका करंट है लेकिन हमें फील नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत कम है, अंदर ही अंदर है। मैं क्या करता हूं, मैं इसी के ऊपर बैटरी लगाता हूं। ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखो इस स्ट्रक्चर को समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं इसी के अंदर बात कर रहा हूं। एक चीज और ध्यान से रखना, एक चीज और ध्यान में रखना आप लोग। देखो ये फ्री जरूर है पर बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कैसे, ये 12 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अट्रैक्शन इसके कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि ज्यादा दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लो, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो फ्री तो है पर इतनी भी नहीं कि भाई बिल्कुल ही तुम इसको छोड़ के बाहर ही निकल जाओ। जैसे यहाँ आया, मेरा मन किया मैं तो बाहर ही निकल गया। अभी इतने फ्री भी नहीं है, अभी के लिए इतने फ्री भी नहीं है कि छोड़ के बाहर ही निकल जाए। बस ये है कि हाँ, यहाँ से निकल करके आगे वाले में जंप कर गए, इसमें से निकल करके आगे वाले में जंप कर गए, हो सकता है इस वाला इधर जंप कर गया। इस तरह से जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन वाइज जैसे हो सकता है इसका जंप करके इसमें चला गया, इसका जंप करके इसके जो नीचे एटम है उसमें चला गया, वो साइड वाले में चला गया, ऐसे जा सकते हैं। पर बिल्कुल ऐसे भी नहीं कि इतने फ्री निकल करके भागेंगे नहीं, ये इसको अट्रैक्ट भी कर रहा है पर अट्रैक्शन वीक है, कम है, बहुत कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए ये घूम सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको पीछे से बैटरी लगा दी। अब जैसे मैं इस पे बैटरी लगाता हूं ना, तो ये फ्री वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाले टर्मिनल की तरफ भागने लगते हैं, सारे के सारे एक डायरेक्शन में। जितने भी इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक डायरेक्शन में भागने लगते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, बेसिक कंसेप्ट ये है। अब इसी इलेक्ट्रिक करंट से मैं अगली डेफिनेशन पे आ जाता हूं एक बार के लिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, या रेजिस्टेंस से पहले मैं ओम्स लॉ पे आ जाता हूं। ओम्स लॉ क्या होता है, देखो इतनी बात समझ में आई होगी कि जैसी बैटरी लगी, बैटरी लगती सारे के सारे एक डायरेक्शन में भागेंगे, एक डायरेक्शन में भागेंगे तो चार्जेज चल रहे हो, चलता हुआ चार्ज ही मेरे पास क्या होता है, करंट। चलता हुआ चार्ज ही मेरे
के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, सीधी सी बात है। तो ये करंट बन गया। अब इनकी स्पीड अलग अलग होती है, इनकी जो स्पीड वगैरह होती है ना, जैसे ये यहाँ से कितनी स्पीड से इधर जाएगा, ये डिपेंड करता है इस बैटरी पे कितना तेज चलेगा। बैटरी पहले 10 वोल्ट की लगाइए, 20 वोल्ट की लगाइए, 30 वोल्ट की लगाइए, 40 वोल्ट की लगाइए, जितनी बड़ी बैटरी होगी उतनी ही तेज स्पीड से ये चलेंगे। और अगर मैं इसको लिख दूं कि मैंने यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, V का मतलब मैंने 10 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है और इसमें से I करंट चल रहा है, तो ओम्स लॉ ये कह रहा है कि आपका जो करंट बनेगा ना वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नहीं, जितनी बड़ी आप बाहर से बैटरी लगाओगे करंट उतना ही ज्यादा रहेगा, करंट की वैल्यू। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। कंडीशन ये है ओम्स लॉ पे कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, टेम्परेचर बदलता रहेगा, इसका अप डाउन रहेगा, तो ये रूल फेल हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में। तो टेम्परेचर का मतलब ये है कि फिजिकल कंडीशंस, बाहर की फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात देखो, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा कि जैसे सपोज करो, एक बार के लिए सोच के देखो कि ये इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है। अब ये चाह कैसे रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, अगर आपको प्रॉपरली याद हो तो मैंने आपसे ये कहा था, एक एटम, दूसरा एटम, इस एटम के ऊपर भी एटम है, नीचे भी एटम है, साइड में भी है, इधर भी। तो हो सकता है इसका जो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, जो ये बाहर का फ्री वाला इलेक्ट्रॉन है, ये निकल करके इधर वाले एटम में जा रहा हो सकता है इधर वाले में जा रहा हो सकता है ये निकल करके नीचे वाले में चला जाए, साइड वाले में चला जाए, इधर वाले में चला जाए। तो निकल करके ये घूम रहे हैं, अपने आप में फ्री हैं। बाहर वाले जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने आप में फ्री हैं, कोई किसी में भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन जैसे ही बैटरी लगी, अब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, अब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे। तो दो चीज देखो, जब ये जाएंगे तो क्या ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको ऐसे ही जाने देगा, क्योंकि ये इसको खींच रहे हैं, होल्ड किए हुए, ये कह रहा है मैं नहीं चलने दूंगा, मेरे पास ही है, चल बोल तो ये पहले भी रहा है, पर अब ये कह रहा है मैं नहीं जाने दूंगा, ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। चलो फिर भी ये यहाँ है, तो कुछ इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रोकना, इलेक्ट्रॉन्स को चलने से रोकना। और इलेक्ट्रॉन अगर चलने से रुक रहे इसका मतलब करंट रुक रहा है, करंट को रोकने की कोशिश करना, इसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ये इसको चलने से रोक रहा है। चलो फिर भी मान करके चलो, देखो एक रीजन तो ये है, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये भी नेगेटिव वाला, ये भी नेगेटिव वाला, क्या नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव इसको अपने पास आने देगा, एक नेगेटिव यहां, दूसरा ये इधर जा रहा है, ये इसको पुश करेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करके, दिस कॉजेज द रेजिस्टेंस। इसको कहते हैं कि दो किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस ये है, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के फ्लो को अपोज कर रहे हैं, न्यूक्लियस जो ये प्रोटॉन्स है ये भी कह रहा है कि मैं इसको जाने नहीं दूंगा, ये जा रहा है लेकिन ये कोशिश फिर भी कर रहा है कि ये ना चले, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, वो प्रॉपर्टी that opposes the motion of charged particles, जो चार्ज पार्टिकल को चलने से रोक रही है, या ऐसा कह लो इलेक्ट्रिक करंट को चलने से रोक रही है, that property is called resistance। ठीक है, तो ओम्स लॉ पे मैं वापस आता हूं, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये कह रहा है कि अगर V को आप बढ़ा दोगे, यानी 10 वोल्ट है, सपोज करो ये 10 वोल्ट है, तो इसमें से करंट जा रहा है 20 एम्पियर का, 10 वोल्ट 20 एम्पियर का करंट बना रहा है। अगर मैं इसको 10 से 20 वोल्ट कर दूं तो ये वाला करंट भी डबल हो जाएगा, 40। अगर मैं इसको 20 से 30 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 60। सही, सिंपल सी बात है,
आप इसको बढ़ा रहे हो तो ये वाली वैल्यू बढ़ रही है। वैल्यूज पे मैं जाने एक बार भी इसका फिगर याद रखो, आप बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V आप बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है। दिस इज ओम्स लॉ। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो यहां से एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको R कहते हैं। दिस इज R। R यहां रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को नापा भी जाता है। कौन कम रोक रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, कौन इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहा है। जिसमें R की वैल्यू कम है वो कम कोशिश कर रहा है रोकने की, जहां R की वैल्यू ज्यादा है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहा है। सो इस R को कहते हैं रेजिस्टेंस। सो ये बना मेरे पास ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आप निकालोगे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक तो ये बनेगा V बाई आई। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला तो हमारे आपके पास बनेगा V बाई आई। एक फॉर्मूला और बताते हैं भाई, देखो एक चीज और ऑब्जर्व की। ऑब्जर्व क्या किया, रेजिस्टेंस के बारे में जरा देख लेना एक बार। रेजिस्टेंस के बारे में एक जो ऑब्जर्वेशन हुई वो ये हुई कि इसको नापा कैसे जाता है। इसको नापा ऐसे जाता है, सपोज करो कि मेरे पास इस तरह से कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर की जो लंबाई है, लेंथ है, वो L है। ठीक है, मैंने ऐसे इस तरह से बैटरी लगा रखी है। Then this becomes the area of cross section. अगर आपने यहां बैटरी लगाई, जैसे ध्यान से सुनो, जैसे मेरे पास ये कंडक्टर है, आपने बैटरी का एक टर्मिनल यहां लगाया और दूसरा टर्मिनल यहां लगाया, तो ये जो एरिया बना, ये जो एरिया, इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये वाला जो एरिया बना, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन अगर मैंने बैटरी ऐसे लगाई है, एक टर्मिनल इधर, दूसरा टर्मिनल इधर, नाउ दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। याद रखना भाई, जिस तरफ वायर्स लगे होते हैं दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पर आपके सिलेबस में नॉर्मली बैटरी ऐसे ही लगेगी, एक इधर, दूसरा टर्मिनल इधर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का एक तरीका ये है, ये नोटिस किया गया कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। सीधा सा मतलब ये है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंपल डायरेक्टली का मतलब है लेफ्ट बढ़ाओगे तो राइट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जैसे अगर आपने 10 मीटर का कंडक्टर लिया, 10 मीटर का आपने एक 10 मीटर लंबाई का आपने कॉपर की वायर ली और एक आपने बिल्कुल सेम मोटाई की, अभी मैं थिकनेस सेम रखा हूं, सेम थिकनेस की 20 मीटर की वायर ली, तो 20 का रेजिस्टेंस ज्यादा है 10 के कंपैरिजन में। सेम मोटाई की अगर 30 मीटर की वायर ली तो 30 मीटर की मोटाई का रेजिस्टेंस ज्यादा है 20 और 10 के कंपैरिजन में। तो इसको कहते हैं रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ अगर बढ़ रही है रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। दूसरा, इसने ये कहा कि अगर आप लंबाई को सेम रखते हैं, लंबाई को सेम रखते हैं और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर मैं ए बोल दूं तो रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं कह देता हूं कंडक्टर की मोटाई या वायर की मोटाई। जितनी मोटी वायर उतना ही कम रेजिस्टेंस, यानी मोटाई ज्यादा रेजिस्टेंस कम। जैसे आपने इस मोटाई का कंडक्टर लिया या वायर लिए और एक इस मोटाई का वायर लिया, इस वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा, इस वाले का कम। ध्यान ये रखना है कि दोनों की लंबाई सेम होनी चाहिए, तभी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, नहीं तो कंपैरिजन नहीं होगा। लेंथ का कंपैरिजन तभी होगा जब आप मोटाई सेम रखेंगे, थिकनेस सेम रखेंगे, और मोटाई का कंपैरिजन तभी होगा जब आप दोनों की लंबाई सेम रखेंगे। ठीक है, आप कहो सर कि दोनों ही अगर मैं सेम ना रखना चाहूं तो तब इसका कंपैरिजन इस वैल्यू से होगा, लेंथ बाई एरिया से।
दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये बन जाएगा ऐसी सिचुएशन में लेंथ बाई एरिया, जिसके लिए लेंथ और एरिया की वैल्यू ज्यादा रहेगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। जैसे मैंने क्या कहा था आपसे, ध्यान से सुनना, 10 मीटर का ये है, सेम मोटाई लेकिन 20 मीटर, मोटाई सेम, थिकनेस सेम, तो 20 मीटर वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा। 30 मीटर सेम थिकनेस यानी मोटाई सेम, लंबाई 30 मीटर, 30 मीटर वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा, 20 वाले का कम और ये कम। दूसरी सिचुएशन मैंने आपको बताई कि जैसे लंबाई सेम रखो 10 मीटर, दूसरे वाले की भी लंबाई सेम रखो 10 मीटर। अब किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। मोटे वाले का कम होगा, पतले वाले का ज्यादा होगा, लंबाई सेम है तो। ठीक, मैंने ये कहा भाई ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, मोटाई दोनों की अलग अलग। जैसे इसका रेडियस, सपोज इसका एरिया है मेरे पास 5 मीटर स्क्वायर और इसका एरिया मेरे पास 10 मीटर स्क्वायर। अब बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा? इसमें तो सीधा सीधा बता दिया, क्योंकि मोटाई सेम है तो लंबाई देख लो, लंबा ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा। लंबाई सेम है, मोटाई देख लो, जो पतला थिन उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। इसमें तो दोनों ही चीज में से एक भी सेम नहीं है, दोनों ही अलग अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में वैल्यू देखो, वैल्यू कैसे, 10/5, 10/5। इसमें देखो लेंथ 20/10 कितना आएगा? 2। इसमें भी कितना आया? 2। दोनों की वैल्यू सेम आई, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस इसका है सेम रेजिस्टेंस इसका है। तीसरी सिचुएशन में इसको 30 करके देखो भाई, लंबाई 30, 10, 30/10 कितना हुआ? 3। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है। सो इसको कहते हैं भाई, अगर लंबाई, अगर थिकनेस सेम है तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर दोनों को एक साथ देख रहे हो तो रेजिस्टेंस इज L/A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। एक बार इसको याद रख लो, ये रेजिस्टिविटी होती है और ये वैल्यू आपको दी हुई मिलेगी। ये हर मटेरियल की अलग अलग होती है, हर मटेरियल की ये वैल्यू अलग अलग रहती है। कॉपर के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, ठीक है, कॉपर के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, मैग्नीशियम के लिए अलग होगी, आयरन के लिए अलग होगी, सोडियम के लिए अलग होगी। हर सब्सटेंस के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू अलग अलग होती है और इसको एक्सपेरिमेंटल करके, एक्सपेरिमेंट से निकाला जाएगा। इसको डायरेक्टली डिटरमाइन करने का कोई मेथड नहीं है, एक्सपेरिमेंटल तरीके से डिटरमाइन की जाती है। तो क्वेश्चन में आपको रो की वैल्यू दी जाएगी अगर आपसे रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है तो इसको एक बार आप छोड़ दो। तो रेजिस्टिविटी के बारे में अगर आप पूछना चाहो ना मुझसे, तो रेजिस्टिविटी के बारे में आपको दो ही बातें याद रखनी है। पहला, ये दो बातों पे डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है मटेरियल पे, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू। मैंने बताया कॉपर के लिए अलग, सिल्वर के लिए अलग, गोल्ड के लिए अलग, आयरन के लिए अलग, ठीक है। और दूसरा, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर का मतलब क्या है? जैसे मैंने दो टुकड़े ले लिए, पहला आयरन का है, दूसरा पीस भी सेम है, आयरन का है, ठीक है। इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी ये अभी मैं बात नहीं करूंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तुम समझ नहीं पाओगे अभी। मैं इसको अगले लेक्चर में बात कर लूंगा फिर कभी, क्योंकि अभी मैं आपको केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैं इन्हीं सारी चीजों को बहुत ज्यादा और डिटेल में आपसे आगे चल करके डिस्कस करूंगा। आज के लेक्चर में केवल आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो 10 डिग्री सेल्सियस होगी और 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों आयरन की तो है लेकिन दोनों का टेम्परेचर अलग है। अब आप कहोगे सर मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, ये भी आयरन है ये भी आयरन है, दोनों के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। होती सेम अगर दोनों 10 डिग्री सेल्सियस पे होते, दोनों 20 डिग्री सेल्सियस पे होते तब भी सेम होती, क्योंकि एक 10 डिग्री पे एक 20 डिग्री पे, तो इसके लिए रो की वैल्यू अलग रहेगी, इसके लिए रो की वैल्यू अलग रहेगी। सो ध्यान रखना रेजिस्टिविटी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल से डिटरमाइन की जाती है, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। हाँ एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना जो वन लाइनर क्वेश्चंस में जो आपसे पूछेंगे, अगर कोई कंडक्टर अच्छा है
कंडक्टर अच्छा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा। अब जैसे दो चीजों को कंपेयर करना, आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि दो मटेरियल को कंपेयर करो, जैसे आपसे कह दिया सिल्वर को और आयरन को कंपैरिजन करो, कौन सा ज्यादा बेटर कंडक्टर है। आपने सुना होगा कि सिल्वर इज अ वेरी गुड कंडक्टर, सिल्वर अच्छा कंडक्टर है, आयरन इज ऑल्सो ए कंडक्टर बट इतना अच्छा नहीं है जितना सिल्वर है। तो सिल्वर अगर कंडक्टर अच्छा है तो इसका रेजिस्टेंस भी कम होगा और इसकी रेजिस्टिविटी भी कम होगी, बस याद रख लो एक बार। इसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, आयरन के कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आयरन की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही ज्यादा होंगे, किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, सिल्वर के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया सोडियम का, एक बार के लिए मान करके चलो कि सोडियम भी एक एटम ही है, या सोडियम की जगह आप मान करके चलो मैंने सिलिकॉन ले लिया। वैसे तो सिलिकॉन मेटल नहीं, कंडक्टर तो सेमी कंडक्टर है, करंट इसमें से भी जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन और आयरन, मैंने आपको दो चीजें दे दी, सिलिकॉन में से भी करंट जा सकता है। तो मैंने आपसे पूछा कि कौन सा अच्छा कंडक्टर, किस में से करंट ज्यादा अच्छा जाता है, आंसर इज आयरन, आयरन में से करंट अच्छा जाता है। तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, आयरन में से करंट अच्छा जाता है, इसका मतलब ये है सिलिकॉन में से करंट उतना अच्छा नहीं जाता, सिलिकॉन इज बैड कंडक्टर एज कंपेयर टू आयरन, आयरन के साथ कंपेयर करोगे तो बैड कंडक्टर है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम, सॉरी इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, बैड कंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टिविटी भी इसकी ज्यादा। क्या आयरन का रेजिस्टेंस, अब यहां से इसके कंपैरिजन में आयरन का रेजिस्टेंस, इसके कंपैरिजन में आयरन का रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टिविटी भी कम, क्योंकि आयरन इससे ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। सो कंपैरेटिवली देखना होता है, ये नहीं है कि हाँ आयरन का तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, भाई पहले ये देखना कि किसके साथ कंपैरिजन में पूछा जा रहा है, फिर आप चेक कर लेना कि कैसे देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस, ohm's law एंड व्हाट यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट। तो कल मैं थोड़ा सा और इस पे डीपली बात कर सकता हूँ, आज इतना ही करके छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे फिर, और एक दो दिन के अंदर ये कंप्लीट कर देगा। डाउट्स जहाँ है वो मेंशन कर देना भी मुझे, जहाँ भी